ये कहानी है एक ऐसी सासू माँ की जिसे अपनी मतलब की बातें तो बड़े अच्छे से सुनाई देती है, लेकिन वहीं जब बात आती है अपनी बहू की बात सुनने की तो वो ना सुनाई देने का नाटक करती है। खैर, ये सास अभी अपनी बेटी अंजलि के साथ कहीं घूमने जा रही है। अरे अंजलि बेटा, कितना देर लगा रही है तैयार होने में? जल्दी चल, वहाँ देर में पहुँचेंगे तो घूम भी नहीं पाएंगे सही से। हाँ मम्मी, बस 10 मिनट और रुक जाओ, मैं तैयार हो गई हूँ। अरे जल्दी कर। हाँ हाँ मम्मी, हो गया। तभी माला देवी की बहू शिवानी अपनी ननद और सासू माँ के लिए चाय लेकर आती है। वहीं माला देवी अपनी बहू को देखते ही अपनी साड़ी ठीक करने लगती है। अरे सासू माँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने तो आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता भी तैयार कर दिया है। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। सासू माँ, शिवानी बार बार अपनी सासू माँ से पूछती रहती है। सासू माँ जवाब दीजिए ना, तब से पूछ रही हूँ। बहू, तू कुछ कह रही है क्या मुझसे? हाँ माँ जी, कितनी देर से पूछ रही हूँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप लोग सुबह कहीं जाने वाले हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए नाश्ता नहीं बनाती ना। अच्छा अच्छा, अरे बहू तुझे तो पता है धीरे धीरे मेरी उम्र हो रही है, इसलिए मैं ना छोटी छोटी बातें भूलने लगी हूँ। माफ़ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? तभी शिवानी की ननद गुस्से में अपने कमरे से निकलती है। भाभी, आपको मेरी माँ से सॉरी बुलवाकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? आप यही चाहती है ना कि हम लोग बस आपसे माफ़ी मांगते रहे। अरे आपको पता है कि आपकी सासू माँ की उम्र हो रही है और वह आजकल चीज़ों को भूल जाती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तब से सुन रही हूँ मैं, पता नहीं कितनी पूछताछ कर रही हो आप। अरे मेरी माँ भी इंसान है, उन्हें भी जरा खुल के जीने दीजिए। ननद जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आप इतना गुस्सा हो रही हैं। अरे भाभी, आप कुछ कहती कहाँ हैं, लेकिन बिना कहे ही आप बहुत कुछ बोल जाती हैं। मेरी माँ बेचारी बूढ़ी हो रही है, उन्हें थोड़ा तो एंजॉय करने दीजिए। बात बात पर कितने क्वेश्चंस करती हैं आप। अरे जाने दो ना अंजलि बेटा। चलो माँ चलते हैं, पूरा मूड खराब कर दिया भाभी ने। इतना कहकर शिवानी की ननद अपनी माँ के साथ घूमने चली जाती है। पता नहीं, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, बेवजह ननद न जाने मुझे क्या क्या बोल देती हैं। बेचारी शिवानी सीधी सादी थी, इसलिए हमेशा अपनी सासू माँ और ननद के साथ बनाए रखने की कोशिश करती थी, और इसी चक्कर में उसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था। वहीं शिवानी के ससुर जी बड़े सीधे थे, वो भी दोनों को कुछ बोल नहीं पाते थे। खैर, रात के 8 बजते हैं और तब जाकर दोनों माँ बेटी घर वापस लौटती हैं। माँ, आज कितना मज़ा आया ना, कितनी अच्छी जगह थी, और शिव जी का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। हाँ बेटा, बहुत मज़ा आया आज तो। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे थे और नदी भी कितनी सुंदर लग रही थी। लेकिन बेटा तुझे ना मुझे उस झूले में नहीं बिठाना चाहिए था। अरे सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे मम्मी, ये बात आप कितनी बार बोलेंगी? बोला ना सॉरी, मुझे नहीं पता था कि झूले में बैठने से आपके सर में दर्द हो जाएगा। आप चिंता मत करो, रात में आपका सर दबा दूंगी। खुश? ननद जी, सासू माँ, खाना खाएंगे ना आप लोग? अरे भाभी, हम लोग इतनी देर से थके हारे घर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग खाना तो खाएंगे ही। खाने में क्या बनाया है आज तूने बहू? माँ जी, आलू के पराठे और चटनी बनाई है। अच्छा बेटा, तो जल्दी से हम लोगों के लिए खाना लगा दे, हम लोग हाथ मुंह धो के आते हैं। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं इसके एक दिन बाद घर की डोरबेल बजती है। मामी जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। हेलो दीदी। हेलो। आइए आइए मामी जी, अंदर आइए। आओ माहिरा। ओहो, तुम दोनों अचानक? अरे माहिरा को ज़रा ये शहर घूमना था, तो इसीलिए हम आ गए। हमने सोचा कि हम आप लोगों को सरप्राइज़ देते, और इसके पापा नहीं आ पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अगर आते तो ज़्यादा अच्छा लगता। सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान, अच्छा तो हम लोग घूमने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? शिवानी के सासू माँ छट से बोल पड़ती है। अरे बेटा, घूमने के लिए सबसे पहले यहाँ के बड़े वाले चिड़ियाघर जाएंगे। वहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे पक्षी और जानवर हैं, उन्हें देखकर ना एक अलग ही खुशी मिलती है। अच्छा, और कहाँ कहाँ जाएंगे? अरे अंजलि, तू बता रही थी ना कि हमारे शहर में एक नया म्यूजियम खुला है। माँ, म्यूजियम नहीं, म्यूजियम। अरे हाँ वही। अब हम लोगों को भला इतनी अंग्रेजी कहाँ आती है, तो माहिरा बिटिया हम लोग वहीं चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उसका ना मैंने कुछ दिन पहले रेल भी देखा था। रेल? रील? अरे वही, अरे समझा करो ना,
अंग्रेजी नहीं आती हमको इतनी है। आप भी ना बहुत मज़ा किया है। इस तरह हमेशा शिवानी की सासू माँ घूमने के नाम पर बहुत एक्साइटेड हो जाया करती थी, क्योंकि उन्हें घूमना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी ओर शिवानी किचन में काम करते हुए इन सभी की बातें सुन रही थी। देखो तो, जब मैं सासू माँ से कोई काम की बात बोलती हूँ तो सासू माँ को सुनाई नहीं देता, और यहाँ मामी जी और उनकी बेटी घूमने की बात कर रही हैं तो सासू माँ को बराबर सुनाई दे रहा है और जवाब भी फटाफट दे रही है। शिवानी प्लेट निकालने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका पति वहीं पर खड़ा है। उफ़, आपने मुझे डरा ही दिया था। धीरे धीरे क्या बोल रही थी तुम? देखिए ना, मैं आपको कितने दिनों से यही तो समझा रही थी, सासू माँ मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। जब भी मैं सासू माँ को कुछ कहने की कोशिश करती हूँ तो उन्हें सुनाई नहीं देता। वो मेरी बातों को इग्नोर कर देती है और बाद में पूछो तो कहती है उन्होंने सुना नहीं। अरे शिवानी, माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है ना, सासू माँ थोड़ी टाइट होती है। तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, कुछ है क्या खाने को? बहुत भूख लग रही है। पास्ता है, आप यही खा लीजिए। अगला दिन आता है। शिवानी के सासू माँ और ननद पूनम और उसकी बेटी के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर शिवानी की सासू माला देवी खूब मौज मस्ती करती है। दरअसल माला देवी का छोटा भाई अच्छा खासा कमाता है, इसलिए उसकी पत्नी खूब पैसे उड़ाती है। साथ ही माला देवी और उसकी बेटी पर भी बहुत खर्च करती है, इसलिए माला देवी को अपने भाई की पत्नी पूनम बहुत पसंद थी। माँ, मामी के साथ घूमने में तो बहुत फ़ायदा है ना। हाँ वो तो है, लेकिन बेटा थोड़ा धीरे बोल, कहीं वे लोग सुन ना ले। अच्छा दीदी, थोड़ा यहाँ पर घूम लेते, उसके बाद घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाकर ना कॉफ़ी पीऊँगी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो करीब 1 घंटा और घूमने के बाद वे लोग रात के 9 बजे तक घर पहुँचते हैं। माँ जी और ननद जी का तो अच्छा है, बस दिन भर घूमते रहो। मुझे भी मायके जाना है, बस मौका मिले तो मैं सासू माँ से पूछ लूँ। वैसे मेरी दूर की ननद मोनिका बोल रही थी कि माहिरा और उसकी माँ बहुत घुमक्कड़ है। लगता है ये बात सच है। ये दिन भी बीत जाता है। अगला दिन आता है। वहीं शिवानी की सासू माँ फिर से उन्हीं लोगों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। देखो तो, सासू माँ फिर से निकल गई और अब तो मुझे बताती तक नहीं है। ऐसे ही घूमते घूमते 6-7 दिन बीत जाते हैं। शिवानी के घर से गेस्ट चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब शिवानी अपने पति शिवम के साथ हॉल में थी, ये लीजिए पैसे, पूरे 25,000 है, गिन लीजिए। 25,000? माला देवी पैसे की बात सुनते ही दौड़कर सीधा हॉल में आती है। 25,000 रुपये? बेटा तू इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, वो हमारा पुराना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया ना, तो शिवानी को कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आपको तो पता ही है कितने कपड़े हो जाते हैं हमारे घर में, इसलिए सोच रहा हूँ नया वॉशिंग मशीन ले आऊँ। अरे इतनी महंगी वॉशिंग मशीन लाने की क्या ज़रूरत है? माँ 25,000 समझ लीजिए, बहुत ही कम है आज के ज़माने में। वॉशिंग मशीन तो इससे महंगी महंगी आ रही है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी महंगी वॉशिंग मशीन लाने की। 10-11 हज़ार रुपये में अगर कोई वॉशिंग मशीन आती है तो वही ले आओ। लेकिन माँ जी 10-11 हज़ार की वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? अगर वो अच्छी नहीं है तो कंपनी ने उसे बनाई क्यों? और जब महंगे वॉशिंग मशीन मार्केट में नहीं आए थे तो उससे पहले भी लोग वही 10,000 वाले वॉशिंग मशीन तो इस्तेमाल करते थे ना। लेकिन माँ जी, अरे लेकिन वेकिन क्या? कैसी बहू है तू शिवानी? तेरी सास को तू समझाने की कोशिश कर रही है, तू समझने की कोशिश नहीं करेगी। हाँ, ऐसा करिए शिवम जी, आप ये वॉशिंग मशीन रहने दीजिए, हम हाथों से ही कपड़े धो लेंगे। ये कहकर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। देख बेटा, घमंड तो इतना है कि पूछो मत। मम्मी आप कितना बोलती हो। अरे रहने दे रहने दे। क्या करूं, अब मायके जाने की बात सासू माँ से पूछूं तो कैसे पूछूं, ये तो ऑलरेडी गुस्से में है। तभी कमरे में शिवानी का पति आता है। कैसे हैं आप? क्या हो गया है आपको आजकल? बाद में आप चुप क्यों गए थे? अरे शिवानी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम सास बहू और ननद के बीच में मैं पिस जाता हूँ। उधर मेरी माँ तुम्हारे बारे में कुछ बोलती है, इधर तुम मेरी बहन और मेरी माँ के बारे में कुछ बोलती हो। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे लेकिन तभी शिवम को ऑफिस से कॉल आता है। जी सर। हाँ सर, ओके सर। जब भी इनसे बात करने लगो इनके ऑफिस से कॉल आ ही जाता है। पता नहीं क्या हो गया इनको आजकल, मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। दरअसल आजकल शिवम अपने ही काम में व्यस्त रहता था और शिवानी को बहुत कम समय दे पाता था। 11 दिन बाद। अच्छा अंजलि बेटा, अब तेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो हमने पंडित जी से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है।
तेरी शादी सही समय पर हो जाएगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपर्णा जी अपने बेटे की लगन कहीं और लगवा दे। हाँ, लड़का काफ़ी खानदानी है और ऐसे रिश्ते को हमें अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों अंजलि के ब्याह के लिए कई सालों से जेवर जोड़ते आ रहे हैं। हाँ, वैसे अभी उनकी कीमत कितनी होगी? लगभग 15 लाख। मेरी बेटी तो वो गहने पहनकर एकदम राजकुमारी लगेगी। तभी शिवानी आती है। खाना तैयार हो गया है, आप सब लोग बैठ जाइए। हाँ बहू। दरअसल माला देवी ने अंजलि के लिए 6-7 महीने पहले ही रिश्ता देख लिया था और अब उसकी बेटी की शादी होनी थी। उसी रात शिवानी अपनी सासू माँ के कमरे में आती है, जहाँ सासू माँ अपने जेवर वगैरह देख रही थी। ये वाला तो मैं अपनी बेटी के महिला संगीत में पहनूंगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो माँ जी, मुझे अपने मायके जाना था। माँ जी मुझे मायके जाना था। शिवानी, वो शीशा उठा के देना मुझे। लीजिए माँ जी। अच्छा माँ जी, आपने सुना, मैं कह रही थी कि मुझे मायके जाना था। ओह अच्छा, तुम्हें मायके जाना है, लेकिन ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे अब तो अंजलि की शादी भी नज़दीक आ गई है और उसकी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ऐसे में तुम अपनी ननद की शादी छोड़कर मायके जाओगी? माँ जी, 5 दिन पहले ही मैंने आपसे मायके जाने के लिए बोला था ना, लेकिन आपने सुना नहीं। अरे कैसे बात कर रही हो बहू? मेरे कान थोड़े कमज़ोर हो गए हैं आजकल, थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए मैंने सुना नहीं होगा। गलती हो गई बहू, माफ़ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी। तू चिंता मत कर बहू, अंजलि की शादी के कुछ दिन बाद चली जाना। जी। बेचारी शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी आई, मायके जाना है, मैं भी देखती हूँ कैसे मायके जाती है। अगली रात 5 दिन से देख रही हूँ, आजकल ये रोज़ लेट आते हैं। सासू माँ से जाकर कहती हूँ। शिवानी अपनी सासू माँ के पास जाती है और अपने पति की शिकायत करने लगती है। तो बस यही बात है माँ जी, प्लीज़ आप उन्हें समझाइए ना। क्या कुछ बोला तूने? माँ जी, मैं 10 मिनट से सिर्फ आपसे ही तो बात कर रही हूँ। अरे बहू, तुझे बताया तो था मैंने, मेरे कान थोड़े ख़राब हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सही से। क्या बोला था तूने, ज़रा फिर से बताना। शिवानी को यकीन नहीं होता कि आखिर उसकी सासू माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। चावल चढ़ा है, गैस बंद करने जा रही हूँ। शिवानी अपनी आंखों में आंसू लिए किचन से चली जाती है और बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर उसकी सासू माँ खुश होती है। एक तो इसको इतना गुणवान पति मिला है, ऊपर से मेरे बेटे की शिकायत कर रही है। अरे अगर 4-5 दिन घर से थोड़ा लेट से लौटा है तो क्या हो गया, लड़के तो ऐसे ही होते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि की शादी भी हो जाती है। अच्छा माँ जी, अब तो ननद जी की शादी हुए 11 दिन हो गए। क्या मैं अब थोड़ा सा घूमने जा सकती हूँ? आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसने मुझे बुलाया है। बहुत ज़िद कर रही थी बेचारी। क्या कह रही हो बहू? माँ जी, मैं कह रही हूँ कि मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं माँ जी, मेरी सहेली का जन्मदिन है। बेटा, शादी के शोरगुल से तो मेरा कान और कमज़ोर हो गया है, लगता है बहरी ही हो गई हूँ मैं तो। अच्छा बहू, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे ना ज़रा बगल में कमला के यहाँ जाना है, उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अपनी बहू की बातों को इग्नोर करके माला देवी बड़े मज़े से अपने पड़ोसन के घर चली जाती है और वहाँ पर किटी पार्टी करती है। ये बात कमला की बहू शिवानी को कॉल पर बताती है। क्या? ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। शिवानी की सासू माँ उसके सामने कम सुनाई देने का नाटक करती रहती। इसी बीच, माँ मुझे ज़रा 60,000 दो ना, मैं आपको 2 महीने बाद लौटा दूँगी। हाँ बेटा, देती हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि सासू माँ के कान बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, कुछ ऐसा करिए कि सब ठीक हो जाए। इसी बीच शिवम की नौकरी चली जाती है। अरे बेटा, अब क्या होगा, मेरी सेविंग्स भी ज़्यादा नहीं बची, जो थी वो तेरी और तेरी बहन की शादी में ख़त्म हो गई। घर में थोड़े पैसे रखे हैं, अगर उसे भी खर्च कर देंगे तो हमारे बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा? वही तो। आप सब चिंता मत करिए, मैं नौकरी करूँगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती। नहीं माँ जी, नौकरी तो मुझे करनी ही होगी। तो जिस बहू को माला देवी अपने घर से बाहर भी निकलने नहीं देती थी, अब वही बहू नौकरी करने जाने वाली थी। कुछ ही दिनों में शिवानी को नौकरी मिल भी जाती है।
सच में शिवानी, तुम एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श बहू हो। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। कोई बात नहीं शिवम जी। खैर ये सब तो ठीक था, लेकिन दूसरी ओर शिवानी की सासू माँ उसे रोज़ सुनाया करती थी। अब इसका मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी एक दिन शिवानी अपने पति को लेकर अपने मायके चली जाती है। शिवम बेटा, कहाँ है तू? शिवानी पति से फ़ोन छीन लेती है। माँ जी, आपको तो मैं पसंद नहीं थी ना, इसीलिए मैंने आपके घर को ही छोड़ दिया है। अब आप दोनों अकेले रहिएगा, ठीक है? अरे ये क्या बकवास करिए तू? फोन दे मेरे बेटे को। नहीं माँ जी, वो मेरे पति हैं, इसलिए वो सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, आपकी नहीं। शिवानी फ़ोन रख देती है। अब माला को घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहू वापस आ जा। आपने बुलाया और हम चले आए माँ जी। क्या? क्या? माँ पिताजी, ये सब तो हमने बस नाटक किया था ताकि माँ को अपनी बहू की अहमियत पता चले। बहू, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तुम्हारे सामने कम सुनाई देने का नाटक करती थी, लेकिन सच तो ये है कि मैं बहरी नहीं हूँ। जिगर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में ही जॉब शुरू कर दी थी और 2 साल बाद जब वो घर आया तब उसने वेदिका से शादी कर ली थी। ये खबर सुनकर सब घर वाले खुश थे। अरे ज़रा आरती तो उतारने दो मेरे बहू और बेटे की। इतने दिनों बाद घर आए हैं। आजा बहू, इस कलश को लात मारते अपने दाहिने पैर से, जोर से मारना, हाँ, जैसे घर के अंदर तक गिरे चावल। ठीक है बहू? क्या लात मारूं? ये लीजिए। ओ हाय मेरे कमर। अरे बहू, लोटे को लात मारने को कह रही हूँ, मुझे नहीं। क्या कर रही है तू? ओहो, आपको नहीं मारनी, ससुर जी को मारनी है। ऐसा कहिए ना। माँ जी लीजिए, ससुर जी को भी लात मार दी, अब तो खुश। अरे पागल हो गई है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या मिठाई? नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाती माँ जी, आप ही खा लीजिए। एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए। माँ, वेदिका को ऊंचा सुनाई देता है। आप इतना धीरे बोलेंगी तो वो समझ नहीं पाएगी। आप थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, ठीक है? क्या ऊंचा सुनती है बहू? अरे फूटी मेरी किस्मत, तो बहू भी लाया तो ऐसी ऊंचा सुनने वाली। अब इसके चक्कर में अपना गला खराब करना पड़ेगा हमें। सत्यानाश हो गया। अरे किसका पर्दाफाश हो गया? कोई मुझे भी तो बताओ। वो सास बहू वाले शो की नागिन का क्या? हे भगवान, कैसी मुसीबत डाल दिया आपने मेरे गले। वेदिका को जब तक ऊंचा बोल के कुछ ना बताया जाए तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, जिस वजह से वो कामों में हमेशा गड़बड़ करती रहती थी। वेदिका सुन, ये काजू बादाम अपने ससुर जी को दे आना, ठीक है? और अगर वो मना करे तो भी उनके मुंह में डाल देना। और ये ले कचरा बाहर फेंकती हुई जाना। अब जा। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब समझ गई। कुछ देर बाद वेदिका और चिमनलाल की आवाज़ आ रही होती है और जब मालती और जिगर वहाँ आते हैं तो वेदिका अपने ससुर जी को हाथ से खींच रही होती है। अरे अरे बहू, क्या कर रही है? ऐसे क्यों खींच रही है अपने ससुर जी को? क्या माँ जी, आप भूल गई? आपने ही कहा था ससुर जी को ज़बरदस्ती कचरे में बिठाकर काजू बादाम देना। मैं भी वही तो कर रही हूँ। भगवान, इस लड़के को आधे लफ्ज सुनाई दिए, आधे नहीं। अरे जिगर तो डुप्लीकेट माल ले आया है बेटा। बस कीजिए ना माँ जी, अब मैं इतनी भी कमाल की चीज़ नहीं हूँ। आप भी ना खामखा मेरी तारीफ कर रही हैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? मुझे सास का दर्द भी कोई नहीं समझ सकता। एक बहू मिली, वो भी ऊंचा सुनने वाली। ताने मारे तो वो भी नहीं सुनती, डांट भी नहीं सकती क्योंकि इसे कुछ सुनाई नहीं देता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। वेदिका को जितना सुनाई देता वो उसके हिसाब से काम करने लग जाती और उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता। इसी तरह एक शाम मालती बाजार जा रही थी, तभी वो वेदिका से कहती है,
सुन बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, पीछे से मेरी सहेलियाँ आए तो कहना कि मैं टहलने गई हूँ, ठीक है? 3 बार बोल चुकी हूँ, अब तो सुनाई दिया ना तुझे? मेरा गला बैठ गया है अब। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैंने सब सुन लिया। मैं बता दूंगी आपकी सहेलियों को, आप निश्चिंत होकर जाइए। शुक्र है भगवान का, इसने सुन तो लिया। मालती बाजार चली जाती है और कुछ देर में उसकी 2 सहेलियाँ आती हैं, रीमा और कविता। अरे बहू, मालती कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? नहीं, माँ जी तो मरने गई है। क्या? किसने कहा तुम्हें? क्या क्या कहा? अरे अभी तुमने बताया ना कि वो मरने गई है। हाँ, वो खुद मुझे बता के गई है कि मेरी सहेलियों से कहना कि मैं मरने गई हूँ। हाय राम, रीमा हमें मालती को कैसे भी बचाना होगा। चल चल जल्दी कर। लगता है ये भी माँ जी के पास ही जा रही हैं। रीमा और कविता पूरे मोहल्ले में खबर फैला देते हैं कि मालती मरने गई है। और इन सब से अनजान मालती जब घर आ रही थी तब मोहल्ले की औरतों ने उसे घेर लिया। अरे मालती, ऐसी भी क्या मुश्किल जिंदगी जो तू ऐसा कदम उठाने चली थी। ऐसा करने से पाप मिलता है, पाप। आत्मा भटकती रहती है। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलती। अरे ये सब तुम क्या बोले जा रही हो, हैं? दिमाग तो ठिकाने पर है ना सबका? मरने से पहले अपने परिवार के बारे में तो सोच लेती। अभी तो तेरे बाल पूरे सफ़ेद भी नहीं हुए। अरे नहीं नहीं, बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, कलर लगाती है बालों में। हाँ, सही कह रही है। मरने? कौन मरने गया था? तेरी बहू ने तो कहा कि तू मरने गई है। मरने? अरे सत्यानाश हो इस बहरी का। मैंने उससे कहा था कि कहना टहलने गई हूँ। हे भगवान, सच में ऊपर उठा ले तू मुझे। मालती चाहे कितना भी चिल्ला ले, डांट ले, वेदिका के कानों में तो कुछ नहीं जाने वाला था। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहती, पर परेशानी बाकी सबके लिए खड़ी हो जाती। इसी तरह एक शाम, वेदिका आज घर पर पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले हैं, ठीक है? उनसे सारे घर में दवाई छिड़कवा देना जिससे मच्छर ना हो घर में, पर रसोई में मत लगवाना वरना मज़ेदार खाना बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई कि पेस्ट कंट्रोल वालों से क्या कहना है। देखो, आज तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना वरना माँ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कच्चा चबा जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, इस बार आप देखना कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं सब समझ गई हूँ कि पेस्ट कंट्रोल करवाना है घर में। शाबाश। खरगोश? कहाँ है खरगोश? रहने दो, कुछ नहीं, तुम बस जितना बोला है ना उतना कर देना। जिगर वेदिका को काम सौंप कर ऑफिस चला गया और शाम को मालती और जिगर जब घर आए तब, अरे वाह, सारे घर में करवा लिया पेस्ट कंट्रोल। अरे इसने तो सच में आज अच्छा काम कर लिया है, कोई गड़बड़ नहीं की। देखा माँ, ये इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छे से समझाओ तो समझ जाती है। हाँ बेटा ठीक है, चल तू कहता है तो मान लेते हैं। कहा था ना मैंने, अच्छे से पेस्ट कंट्रोल करवा लूँगी मैं। हाँ देखो माँ, हर कमरे में हर दीवार पर अच्छे से दवाई डलवा दी है वेदिका ने। चलो अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। वो भी मैंने टेबल पर लगा दिया है। अरे वाह, बहुत मज़ेदार खाना लग रहा है। मालती और जिगर जैसे ही खाना चखते हैं तो थूक कर बाहर फेंक देते हैं। क्या हुआ, दवाई कम डाल के गए हैं क्या? मैंने तो कहा था दवाई अच्छे से डालना, मज़ेदार खाना बनना चाहिए। बस अब ये बाकी था, पेस्ट कंट्रोल वाला खाना। अब क्या बोलेगा तू? इतनी भी बुरी नहीं है ना तेरी बीवी। भगवान, अब तो बस एक ही रास्ता है माँ, इसे काम सौंपने का। क्या? और वो एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड ले आता है और उस पर लिखा था, चाय बना आना, शक्कर कम डालना। हाँ बेटा, यह सही है, कम से कम शक्कर की जगह जहर से तो बच जाएंगे। मम्मी यार खाना बना दो ना, बहुत भूख लगी है। और प्लीज़ आज ना कुछ ढंग का बनाना। आपका ये टिंडा और भिंडी सुन के ना मेरी तो भूख ही मर जाती है।
बेटा घर है ये, ढाबा तो है नहीं कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं पकवान बनाकर तुम्हारी टेबल पर लगा दूंगी। और मेहरबानी कर कर इस बूढ़ी माँ के ऊपर थोड़ा तरस खाया करो। सिर्फ तुम्हारे लिए शाही पकवान बनाना मेरा इकलौता काम नहीं है, और 75 काम होते हैं मुझे घर गृहस्थी के। और इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम दोनों भाई बहन, ये नहीं कि माँ की किसी काम में आकर मदद कर दे। जिसको देखो वो बस हुक्म चलाता रहता है, ये बना दो वो बना दो। जो बनाया है चुपचाप खा लो, और ना खाना हो तो 2 गिलास ठंडा पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। मेरे पास और भी बहुत काम है। मम्मी मैंने तो सुना था माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़े प्यार से भोजन पकाती है। एक आप हो, मैंने तो आज तक आपको कभी हमारे लिए कुछ भी प्यार से पकाते नहीं देखा। आप तो दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर ऐसी सब्जियां बनाती हो जो हमारे गले से नीचे ना उतरे। देख लो आज भी ये टिंडे बनाए हैं। छी, इसके तो नाम से ही घिन आती है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है आप खाना बस अपनी पसंद से अपने लिए बनाती हो। हम खाएं न खाएं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो कढ़ाई भर के मैंने खाना बनाया है अपने लिए बनाया है ना? क्योंकि सारा खाना तो अकेले मैं खाती हूँ, तुम लोग तो बिना खाए पिए पल कर इतने बड़े हो गए। अरे शर्म नहीं आती माँ के साथ जुबान लड़ाती हुए? देख लूँगी बेटा, तुम्हारा भी वो दिन दूर नहीं जब तुम ससुराल में जाकर सबके लिए भोजन पकाओगी। ठीक है, हम तो भाई स्वार्थी हैं, हमने तो कभी अपने बच्चों से प्यार ही नहीं किया। तुम जाकर ना अपने परिवार से खूब प्यार करना और सबको बढ़िया बढ़िया चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन बनाकर खिलाना। हम तो देसी लोग हैं भैया, हमसे तो ये टिंडे भिंडी तोरी ही बन पाता है। हाँ, मुझे भी आप अपनी तरह समझती हो क्या? आप देखना मेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने ससुराल वालों को मैं इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे ये घुइया और कौड़ा आजकल के ज़माने में कोई नहीं खाता। 3 दिन बाद, मम्मी आज आपकी एनिवर्सरी है ना, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। अब ये मत कहना कि आज भी आपने भरवा टिंडे बनाए। आज तो कुछ स्पेशल खिला दो यार। हाँ तो आज मैं टिंडे क्यों बनाऊंगी? मुझे भी पता है आज मेरी एनिवर्सरी है। आज तो मैंने सब कुछ स्पेशल बनाया है। सच में स्पेशल है? तो फिर बताओ ना खाना कब लगा रहे हो? सुनकर ना भूख बढ़ गई मेरी। बस तुम हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठो, मैं 10 मिनट में खाना टेबल पर लगा रही हूँ। और सुन छोटू, अपने पापा को भी आवाज़ लगा लेना। स्पेशल खाने का नाम सुनकर पिंकी के मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद, देखो आज के डिनर में मैंने छोले चावल और घिया के कोफ्ते बनाए हैं। बताओ कैसा लगा आज का मेनू? है ये स्पेशल खाना है? हद हो गई मम्मी, स्पेशल खाना घिया के कोफ्ते होते हैं? कौन खाता है यार ये सब? आप तो मम्मी सारे मूड का सत्यानाश कर देते हो। मुझे नहीं खाना आपका एनिवर्सरी स्पेशल खाना। भैया हमारे लिए तो ये स्पेशल ही है। पता है कितना समय लगा ये सब बनाने में? जिसको खाना है उसे यही खाना पड़ेगा, किसी के लिए भी स्पेशल नहीं बनाने वाली मैं। और तुझे ये अंग्रेज़ी खाना खाने का ज़्यादा शौक़ है ना, तो पहले बनाना सीख ले और फिर उसके बाद रसोई में आकर खुद बना लिया कर। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हमसे ना तो ये उटपटांग चीज़ें ना तो खाई जाती है ना बनाई जाती है। साफ साफ सुन लो। क्या हुआ? ये माँ बेटी की नोक झोंक सुनकर आपको अपने घर की याद आ गई क्या? शादी से पहले अक्सर बेटियों की अपनी माँ से यही शिकायत होती है कि पता नहीं माँ इतने पुराने विचारों वाली, आउट ऑफ द ट्रैक क्यों है। सारी दुनिया पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खा रही है और एक हमारा घर है यहाँ रोज़ टिंडे भिंडी तौरी ही बनता रहता है। खैर ये समस्या तो हिंदुस्तान के हर घर की है। पिंकी भी इसी समस्या से ग्रस्त थी। उसकी हमेशा अपनी माँ से यही शिकायत रहती कि माँ कभी कोई ढंग का खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती। बस वही 100 साल पुराना घास फूस, टिंडे, तोरी, बैंगन, अरबी, जिसका नाम सुनकर ही आजकल की सो कॉल्ड नई जनरेशन बच्चों की भूख मर जाती है। 20 साल की पिंकी देखते देखते 24 की हो जाती है और उसके बाद एक अच्छा परिवार और वर देखकर उसके माता पिता उसकी शादी टिंकू के साथ कर देते हैं। शादी के बाद, शादी से पहले तुम कहती थी ना तुम बड़ी फूडी किस्म की लड़की हो। देखो फूडी तो मैं भी हूँ और मेरे घर में ना तुम ये समझ लो सब फूडी ही है। अरे तुम वैरायटी के खाने बना बना कर थक जाओगी, लेकिन मेरे घर वाले खाने से नहीं थकने वाले। इसलिए आज से किचन तुम्हारे हवाले। जो तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ और सबको खिलाओ। शुरू में तो पिंकी को ये बात बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी कि अब पति के घर में पूरा किचन उसी के हवाले होगा।
जैसा कि उसने शादी से पहले सोचा हुआ था। शादी के बाद वो घास फूस बनाकर किसी को टॉर्चर नहीं करेगी, इसलिए अपनी पहली रसोई में वो पिज्ज़ा और बर्गर बनाने के लिए सोच लेती है। देखो, पिज़्ज़ा बर्गर बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, ये बाहर का बना हुआ पिज़्ज़ा बेस और ये बन वाला बर्गर हम नहीं खाने वाले। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें। बेटा, ये पिज़्ज़ा का बेस भी ना घर में ही बन जाता है। अगर ये सब खाने का शौक़ है तो पहले कायदे से सब बेस वगैरह घर में ही बनाओ। ये सब कुछ बना बनाया बाजार से लाकर ओवन में गरम करके, कुकिंग नहीं, काम चोरी कहते हैं उसे। क्या पिज्ज़ा का बेस और बर्गर के लिए बन भी घर में बनाना पड़ेगा? लेकिन वो सब तो मुझे नहीं आता। मुझे तो लगा था पिज़्ज़ा बनाने में क्या है, 2-4 सब्ज़ी काट लो, पिज़्ज़ा बेस पर रख कर ओवन में पका दो। लेकिन मम्मी जी ने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब के ट्यूटोरियल किस दिन काम आएंगे। पिंकी यूट्यूब से देखकर पिज़्ज़ा का बेस बनाना सीखती है और फिर उसकी मदद से पिज़्ज़ा बनाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पिज़्ज़ा बेस बनाना आ तो जाता है, लेकिन ये सब बनाना उतना आसान काम नहीं था। इसके लिए घंटों की मेहनत लग रही थी। पिंकी अपनी पसंद की चीज़ों के हिसाब से पूरे हफ्ते भर का मेनू तैयार करती है और उसी के अकॉर्डिंग रोज़ एक से बढ़कर एक डिश बनाकर तैयार करने लगती है। अरे बेटा, सारा दिन किचन में घुसी रहेगी तो ये घर के बाकी के काम कब होंगे? थोड़ा ना अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओ, वरना तुम्हें दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। सिर्फ रसोई में खाना बनाना काम नहीं होता, ये घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, टिंकू के ऑफिस वाले कपड़ों को प्रेस करके रखना, ये सब करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं है। करना तो सब तुम्हें ही है। इस तरह से अपना समय मैनेज करो कि सब कामों के लिए समय बच सके। पिंकी पूरी जान लगाकर सबके लिए तरह तरह की डिशेस बनाती, कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी चिली पोटैटो, कभी मंचूरियन। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कोई खास क्रेडिट नहीं मिल रहा था, बल्कि सासू माँ तो हमेशा नाराज़ ही रहती, क्योंकि रसोई में 4-4 घंटे बीतने के बाद उसके पास बाकी के काम करने के लिए समय कम पड़ जाता था। कुछ दिनों के बाद, बेटा ऐसा है कि हम तुम्हें नहीं रोकते, हमने तो पूरी रसोई तुम्हारे हवाले कर रखी है। तुम बर्गर बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, मंचूरियन बनाओ, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन देखो, हम और तुम्हारे ससुर जी ये खाना रोज़ रोज़ नहीं खा पाएंगे। इतना तला भुना खाना, चीज़, बर्गर अब हमारी उम्र में कहाँ सूट करता है। तुम ऐसा करना, कल से मेरे और तुम्हारे पापा जी के लिए थोड़ी हरी सब्जी बना दिया करना। हमें तो ताज़ा बना सादा खाना ही हज़म होता है बेटा। बाकी तुम अपने लिए और टिंकू के लिए चाहे जो बना कर खाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। सासू माँ के इस फरमान के बाद तो पिंकी का काम दोगुना हो गया था। अब उसे लंच और डिनर में 2 तरह की डिशेस बनानी पड़ती। वो सास ससुर के लिए रोटी सब्जी बनाती और अपने पति, ननद, देवर के लिए चाउमीन, पिज़्ज़ा, बिरयानी जैसी डिश बनाती। अरे भाभी, आज का स्पेशल मेनू क्या है? आज क्या खास बन रहा है भाई? अरे देवर जी, आज ना मैं स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी बनाने वाली हूँ। आप खाकर बताना कैसी बनी। भाभी, बिरयानी तो ठीक है, लेकिन सच बताओ ना, ये सूखे चावल मुझसे खाए नहीं जाते। अब ऐसा करना, बिरयानी के साथ ना पनीर की सब्जी भी बना लेना, मज़ा आ जाएगा। भैया ठीक कह रहे हैं भाभी, आप ऐसा करो, पनीर की सब्जी भी बना लेना बिरयानी के साथ। और आपको पता है ना, मम्मी बिरयानी देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। उनके लिए पनीर के साथ पुलाव और रोटी सेंक देना। वो भी खुश, हम भी खुश। अरे, मुझे बोतल से निकला जीन्स समझा है क्या? एक के बाद एक फरमाइश बताते जा रहे हैं। इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर देखो, तब समझ में आएगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब मैं बिरयानी बनाऊँ, मटर पनीर बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, उसके साथ रोटियां भी बनाऊँ, मेरा तो आधा दिन किचन में बीत जाएगा। फिर उसके बाद मम्मी आकर कहेंगी, बाकी के काम क्यों नहीं हुए? मदद करने के लिए कोई आता नहीं, काम के लिए ऑर्डर देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। अरे पिंकी बहू, ऐसा क्या कर रही हो तुम कि महीने का बजट बिल्कुल हाथ में ही नहीं आ रहा? भाई, मैं तो रसोई 4-5 हज़ार रुपये में चला लेती थी, और एक तुम हो, कभी देखा है महीने में कितने हज़ार का राशन खर्च हो रहा है? बेटा, सिर्फ तरह तरह के पकवान बना लेने से घर गृहस्थी नहीं चलती। पकवान बनाते समय अपना बजट, घर के सदस्यों की सेहत और सबकी पसंद, हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी बहू वो है जो बजट को संभालते हुए अपना घर देखे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपकी बात सही है मम्मी जी, इसीलिए तो मैं हमेशा इन बातों का ख्याल रखती हूँ, सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, बजट भी पूरी कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल में रहे। अच्छा बेटा, मैंने कुछ देखा होगा तभी तो कह रही हूँ तुम्हें, वरना ऐसे ही बिना बात में टोकने का हमें तो कोई शौक है नहीं भी। अब पिज़्ज़ा में ही देख लो कैसे भर भर के चीज़ डालती हो। अभी इतना एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाना तो किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा।
बर्गर हो, सैंडविच हो, सब में चीज़ डालती हो। ऐसा थोड़ी है कि पैकेट खोल लिया तो उसको 2 दिन में ख़त्म करना है। थोड़ा बचत करके चलो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो रोटी पर भी चीज़ लगा कर खा लो। सास की बातें सुनकर पिंकी का मन बहुत उदास हो गया था। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, सासू माँ को मेरा किया हुआ कोई काम कभी पसंद ही नहीं आता। अरे क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतनी सारी डिशेस बनाकर खिलाने का, अगर सबको मेरे बनाए हुए खाने में कमियां ही निकालनी है तो। पिज़्ज़ा बनाओ तो कहती इसमें चीज़ भर दी। तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हो जाएंगे। मंचूरियन बनाओ तो कहती है ये चीनियों वाला खाना हमारे घर में मत बनाया करो। फ्राइड राइस में सूखे चावल नज़र आते हैं, उनके साथ सबको चटनी दाल खानी होती है। अरे परेशान हो गई हूँ सबको खुश करते करते। सबकी पसंद का खाना बनाओ, पूरा घर साफ करो, पूरा दिन चक्कर घीनी बने घूमते रहो, लेकिन किसी को भी वैल्यू नहीं है मेरे किए हुए काम की। तो ठीक है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी रसोई में खड़े होकर नहीं बिता सकती। बहुत हो गया स्पेशल खाना। अब से मैं घर में सिर्फ एक ही डिश बनाऊंगी जिससे सब लोग खा सके। अगले दिन भाभी क्या बनाया है आज पिंकी की रसोई में? भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। हैं? भिंडी की सब्ज़ी? भिंडी की सब्ज़ी कौन खाएगा? मैं नहीं खाने वाला भिंडी। आप ये बताओ हमारे लिए क्या बनाया है? वो तो आपने मम्मी के लिए बनाया होगा। नहीं देवर जी, आज सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही बनी है। आपके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, सब के लिए वही है। ये क्या बात हुई भाभी? जब आपको पता है मैं भिंडी नहीं खाता तो आपने क्यों बनाई? भिंडी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे सिर्फ सबके टेस्ट का ध्यान नहीं रखना, महीने के बजट का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबके लिए, सबकी पसंद से अलग अलग खाना बनाने में मेरा दिन का आधा समय किचन में चला जाता है। फिर उसके बाद मैं घर के बाकी कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती, और फिर मुझे मम्मी जी से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वेरी 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 सॉरी। आज के बाद रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी रोटी बनेगी और सबको वही खाना पड़ेगा। क्या भाभी, हमने तो सोचा था यहाँ दी पिंकी भाभी आई है। अब हमारी जनरेशन के हो, हमारा टेस्ट और चॉइस समझते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप में और मम्मी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए स्पेशल खाना मतलब भरवा तोरई और नॉर्मल खाना मतलब टिंडे। कुल मिलाकर खाना हमें 365 दिन वही होता है। ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्या रहती है सबकी चॉइस का खाना बनाने में? अच्छा नहीं लगता कि कोई मन से खुश होकर खाए? अरे रोज़ रोज़ स्पेशल खाना पॉसिबल नहीं है, और ये सब ना बहुत हेल्दी होता है। मम्मी जी ठीक ही तो कहती हैं, हेल्थ फर्स्ट। इसलिए मैं तो आज के बाद वही बनाऊंगी जो मम्मी जी को सही लगेगा। जैसा कि पिंकी ने डिसाइड किया था, अब वो हर रोज़ सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल जैसा साधारण खाना ही पकाने लगी थी। एक दिन दोपहर में लगभग 1:30 बजे का समय था। पिंकी खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर सबका लंच लगा रही थी, तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। पिंकी बेटा देखो तो कौन है दरवाजे पर। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। पिंकी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी माँ को खड़ा पाती है। अरे मम्मी, आप अचानक यहाँ? और एक फ़ोन तक नहीं किया आपने? अरे सब यहीं पूछ लेगी क्या? अंदर नहीं बुलाएगी? अरे आओ ना, आओ अंदर आकर। अरे बेटा, आज सुबह से ना तेरी बड़ी याद आ रही थी। कैसे तू रोज़ खाने के टेबल पर झगड़ा करती थी और अपनी पसंद का खाना ना बनने पर मुंह फुला लेती थी। मैंने सोचा आज जाकर बेटिया के हाथ के खाने का स्वाद चखा जाए। मम्मी की बात सुनकर पिंकी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। हाँ, वो खाना? क्या मम्मी, आप भी पुरानी बातें सोचती रहती हो। वो सब मेरा बचपना था और कुछ नहीं। उस समय मुझे बस अपने खाने और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने से ही मतलब होता था, बाकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। अरे बेटा, मम्मी खाने के समय आई है, अपनी मम्मी को भी लंच कराओ। सास के कहने पर पिंकी अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और खाना सर्व करने लगती है। अरे बेटा, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या बनाया है तूने? मम्मी, ये टिंडे की सब्ज़ी है, चेक कर बताओ ना कैसी बनी है। आपके जैसी तो नहीं बनी होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपके जैसी बना पाऊँ। पिंकी की मम्मी मन ही मन मुस्कुराती हुई अपना खाना ख़त्म कर लेती है। बेटा, तूने मेरे जैसा नहीं बल्कि मुझसे बहुत अच्छा टिंडा बनाया है। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी टिंडे भी खा लेती है। सबको खाना खिलाने के बाद अकेले में, बेटा तू रोज़ कहती थी ना मैं सबकी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। शायद उस समय मैं तुम्हें तुम्हारी दुश्मन नज़र आती होंगी, लेकिन सच ये है बेटा कि
माँ को ना बहुत कुछ सोच कर चलना होता है। माँ या पत्नियों के पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनके काम का लोड शेयर कर सके। घर के अनगिनत कामों के बीच सबको उनकी पसंद का खाना सर्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। सॉरी मम्मी, आप सच कहती हो। मैं यही सोचती थी कि आप हमारी खुशियों से पता नहीं क्यों जलती हो, लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और मंचूरियन बनाना और खाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन काम करने के बाद यही लगता है कि कुछ ऐसा बना लो जो झटपट बन जाए। शादी करो तो बराबर के घर पर लालच में आकर शादी बेमेल हो जाए तो घर घर नहीं रह जाता, वो बन जाता है पागल खाना। कैसे? देखिए, शादी तो कर दी पापा ने शहर में, लेकिन ये नहीं कि 4-5 खाट लगवा देते आंगन में। वैसे आंगन ही नहीं है इन लोगों के घर में, वो क्या कहते हैं, बालकोनी। बालकोनी में ही खाट लगवा दी थी। क्या हो गया? काहे हंसी जा रही हो जोकर की तरह? आदत है वो तो हमारी। हम खड़े खड़े कुछ सोचते हैं फिर हंसने लगते हैं। बताया नहीं था क्या पापा ने? पूछा ही नहीं था तो क्या बताएंगे। वो तो कल्लू जिसने शादी कराई थी उसने बोला पापा तुम्हारे करोड़ों रखे हैं, फिर क्या ही पूछना था। तभी सास आ जाती है। ए रमेश, क्या बका जा रहा है? करोड़ों का लड़का भी तो दिया है जो करोड़ों लिया है। तो चल बहू, खाना बना ले। बीवी सास की बात सुनकर हंसने लगती है। वो खूब हंसती है। कहाँ रे रमेश, जोक सुना दिए क्या हम जो ये हंसी जा रही है? देखिए सासू माँ, खाना बना लेंगे, कोनो बड़ी बात ना है। लेकिन आज नहीं, आज तो हम लोगों के गांव से सरपंच की टोली इंस्पेक्शन के लिए आने वाली है। वो क्या है ना, गांव से किसी भी लड़की की शादी शहर में होती है तो वो देखने जाते हैं कि घर बार ठीक है ना, तभी पैसे की किस्त दी जाती है। देखा नहीं, सामान नहीं खोला है मैंने, क्या पता वापस जाना पड़ जाए तो। सास हैरान, पति परेशान। बात तो सही है, करोड़ों की किस्त का समय आ गया है। शादी में तो सिर्फ 20,000 दिए इसके माँ बाप ने। ये कहा कि देखेंगे, लड़की ठीक रही तो करोड़ों की किस्त बांध देंगी। अरे माँ पता तो करो बेटी कैसे खुश रहती है, करे कुछ हम भी। तभी सर खुजाते दोनों के बीच में रिद्धि आकर खड़ी हो जाती है। वो क्या है ना, सुबह उठकर हम इक्कड़ दुक्कड़ खेलते हैं। इक्कड़ दुक्कड़ ये क्या होता है बहू? अरे चाक से जमीन में बॉक्स बनाओ, आप बाहर से पत्थर लेकर आओ, एक पैर से पत्थर को बॉक्स पे फेंको और कूदो। ये क्या माँ, ये घर के अंदर नहीं, ये बाहर खेला जाता है। हाँ तो चलो ना, बाहर चलते हैं, वैसे भी अच्छा लगेगा, बाहर तो हवा भी अच्छी चल रही है। हाँ हाँ बहू, लेकिन ये बार बार ना तू ना किया कर, बाहर वाले लोग समझेंगे कि तू पागल है। पागल, ये शब्द सुनते ही बहू जोर जोर से रोने लगती है। पागल बोला मुझे, पागल बोला। माँ क्या है ये, क्यों पंगा ले रही है? वो भी आज जब किस्त आनी है, कम से कम 50,000 से कम की किस्त क्या ही होगी। हाँ बेटा माफ कर। चल बहू चल, बाहर चलकर इक्कड़ दुक्कड़ खेलते हैं। हाँ चल। सभी बाहर जाते हैं और खेलने लग जाते हैं इक्कड़ दुक्कड़। सब खेल ही रहे होते कि सामने से बहू के घर वाले आ जाते हैं। ये क्या बेटा, तूने इन लोगों को भी काम में लगा दिया। चलो हम भी खेलते हैं अपनी बेटी के साथ इक्कड़ दुक्कड़, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, मेरी बेटी को पसंद होगा वो हम भी करेंगे। ये लोग भी, बेटा क्या ही परिवार में चले गए हम लोग। माँ तू ना चुप कर, ये ससुर जी का हाथ देख, ब्रीफकेस देख, पैसे से भरा, हरा भरा। हाँ हाँ बेटा ये तो है, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे भरे बैग। इसके लिए तो मैं दिन भर खेलती रहूंगी ये इक्कड़ दुक्कड़। अब क्या, पूरा घर घर के बाहर, आसपास के लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है,
घर है या पागल खाना? तभी रिद्धि का पति धीरे से ससुर के हाथ से ब्रीफकेस लेने की कोशिश करता है। अरे अरे दामाद जी, इतनी क्या जल्दी है? अभी तो हमने आप लोगों को ठीक से समझा भी कहाँ है। और नहीं तो क्या, क्या पता मेरी बेटी को कैसे रखे हैं आप लोग। क्या जी? और नहीं तो क्या, अरे अंदर तो लेकर चलिए। अरे भाई साहब, आपकी बेटी के साथ पागलों की तरह सड़क पर ये क्या कहते हैं? माँ इक्कड़ दुक्कड़। हाँ वही वही, इक्कड़ दुक्कड़ खेल रहे हैं। तो क्या लगता है ठीक से ना रखा होगा आपकी बेटी को? अरे ये सब छोड़िए, और ये पागल पागल किसको कहा? बहन जी, सारे शब्द बोलो लेकिन हमारे परिवार के सामने ये पागल शब्द ना ही बोलना दोबारा। पागल पागल बोला, किसको बोला? सास देखती है कि ये क्या, पूरा परिवार सड़क पर तमाशा कर रहा है। बहू मजाक था, मजाक। आओ आओ अंदर चलते हैं, आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। क्या? तभी बहू की माँ बोल पड़ती है। चाय नहीं, हम तो पियेंगे नींबू पानी, वो भी फैंटा के साथ। हाँ, पर उसमें सोडा भी डाल देना, वो क्या है ना, मूड है कुछ। माँ जी, और उस सोडा को ना थोड़ा गर्म भी कर दीजिएगा, वो क्या है ना, हमारा स्वाद अलग है। सास कंफ्यूज कि बनाना क्या है, नींबू पानी में सोडा और फिर उसको गर्म करे। हाय रे, ये क्या बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन तभी नजर पड़ जाती है ब्रीफकेस पर, जिसमें बहू के पापा दहेज की किस्त लेकर आए थे। पापा जी, वो ब्रीफकेस तो यहाँ दे दीजिए। क्या करेंगे, इसे पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो जाएगा। मैं तो ये तभी तुझे दूंगा जब बेटा हाफ पैंट पहन कर आएगा तू, और टाई भी साथ में। दामाद हैरान, हाफ पैंट में टाई? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे पास बहुत सारी हाफ पैंट है, मैं अभी आया। बेटा भागकर माँ के पास जाता है। माँ, ये बूढ़ा पागल हो गया है, बोल रहा है कि हाफ पैंट में टाई पहन कर आओ तो दूंगा पैसे। तेरा तो फिर भी समझ में आता है बेटा, मुझे तो न जाने क्या क्या बनाने को बोला है इन लोगों ने। अरे जल्दी कर माँ, पैसे ले और दफा कर पागलों को। बेटा बोला था ना, तेरे ससुर ने क्या कहा था, पागल शब्द मत बोलना। अरे पागल है माँ, पागल, सारे पागल है। मेरा बस चले तो सारे पागलों को भगा दो पागल खाने। बेटा जैसे ही बोलकर पीछे देखता है, सामने खड़ी होती है बीवी। तुम यहाँ कैसे? पागल बोला? किसे बोला पागल? मुझे? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम पागल नहीं हो, मैं मानता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। लेकिन बीवी कहाँ चुप होने वाली थी, वो तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके पहले कि उसके माता पिता पैसे लेकर भाग जाए, बेटा बीवी का मुंह बंद कर देता है और मुंह बांधकर किचन में बिठा देता है। बेटा ये क्या किया, ये पागल का मुंह क्यों बांध दिया? अरे माँ, ये रोएगी चिल्लाएगी तो इसका बाप पैसे नहीं देगा। तू ये क्या बना रही है, इसे लेकर जा, उन लोगों को पिला, तब तक मैं आ रहा हूँ कच्छे पे टाई लगाकर। तभी बीवी जोर जोर से करने लगती है। अब ये क्या बोल रही है? इसके लिए तो इसका मुंह खोलना होगा, और इसका मुंह खोला तो ये पागल चिल्लाने लगेगी। बीवी को किचन में बंद करके बेटा और सास दोनों काम पर लग जाते हैं। ये लीजिए, पी लीजिए जो बनवाया था आपने। जो बनवाया था वो तो नींबू पानी था ना। हाँ, उस पर थोड़ा सोडा और वो भी गरम करके, वही है ना? जी 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 जी, जो बोला सारा वही है, पी लीजिए। सास जैसे ही बोलती है पी लीजिए, बहू के माँ पापा हंसने लगते हैं। क्या हो गया, दौरा पड़ा है क्या? क्या कहा? दौरा? दौरा कहा जी इन्होंने, दौरा। तभी बेटा आ जाता है, छोटे से पैंट के ऊपर टाई लगाकर। जी, वो मुझे देखकर कह रही थी कि मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे किसी दौरे पर जा रहा हूँ, है ना माँ?
हाँ बेटा, आप जो बोले वही सही है। लाइए ये पी लीजिए और ये ब्रीफकेस दे दीजिए। ये तो हम लोग नहीं पियेंगे, ये तो आप और दामाद जी पियेंगे। वो क्या है ना, आप लोग हमारी बेटी के टेस्ट को कितना समझ पाए हैं ये देखना चाहते थे हम। क्या जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो दवाई खा लेते हैं, हम दोनों की दवाई का वक्त हो गया है। खैर किसी तरह सास और पति वो पीते हैं। माँ क्या था ये? जो था बेटा पी लेना, पैसे के लिए ये पीना ही पड़ेगा। तभी बहू की माँ, मेरी बेटी कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही? बेटा और सास घबरा जाते हैं। वो सो रही है। वो क्या है ना, आपको तो पता है आपकी बेटी का कभी कभी सो जाती है। हाँ वो तो है। तो लाइए ये ब्रीफकेस में जो लाए हैं हमें दे दीजिए और आप अपना रास्ता नाप लीजिए। क्यों? हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले हम दवाई तो ले ले। आओ भाग्यवान, बेटी होती तो वो भी ले लेती दवाई। दोनों मियाँ बीवी पास के सॉकेट में उंगली डालकर स्विच ऑन कर देते हैं। दोनों को झटके लगते हैं और फिर वाह, मजा आ गया। सारे तार दिमाग की एक जगह हो गए। ससुर दामाद को देखकर हंसने लगता है। ये क्या पहन रखा है दामाद जी ने? मतलब आपने ही तो बोला था ये पहनने के लिए। इन्होंने? अरे कैसी बात करे दामाद जी, आपकी दिमागी हालत ठीक तो है ना? दौरे वौरे तो नहीं पड़ते ना आपको? खैर बेटी कहाँ है हमारी? ये सब तमाशा जो कि इतनी देर से चल रहा था देखकर सास का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। क्या मजाक बना रखा है? हाँ, जो लाए हो ब्रीफकेस में दो और निकलो। और कोई बेटी बेटी नहीं है यहाँ, चलो निकलो। बेटी का पिता सास को चिल्लाता देखकर डर जाता है। वो जल्दी से ब्रीफकेस खोलता है। अंदर से एक कच्छा, एक बनियान और एक गमछा, साथ में टूथब्रश दामाद को देता है। वो क्या है ना बेटा, हम लोगों के घर रिवाज है, शादी के अगले दिन ये सारा सामान हम होने वाले दामाद को देते हैं। अच्छा तुम ये पकड़ो, हम चलें। और ये जो दवाई हमने ली ना, वो हमारी बेटी को भी दे देना।